तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज प्रकाश के अपवर्तन से लेकर उसकी व्याख्या तक 10 क्वेश्चन ऐसा आपको समझाने वाले हैं जो आपके ब्रेन में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है, जिसके कारण उनके बोर्ड एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आंसर लिख कर आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन बताने वाले हैं उसका सबसे पहले आपको हम टॉपिक बता देते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम किसे कहते हैं, या विरल माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम का पता कैसे लगाया जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की खोज सबसे पहले किन लोगों ने की थी, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है, किस तरीका से, ये सारा चीज बताएंगे। और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सारा चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और वो भी आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाएंगे, एक एक चीज कर कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत है ध्यानलाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले पिछले वीडियो में हम लोग परावर्तन के बारे में बात किए थे, इस वीडियो में हम लोग अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर जब वापस लौट जाती है तो इसको परावर्तन कहा जाता है। अपवर्तन में जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम या एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणों का पथ से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ सो समझिए। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम, ये माध्यम क्या होता है हम सेकंड क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो अभी समझिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका काम है कि अपने पथ से विचलित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हम प्रकाश की किरणों को हटा दे रहे हैं, आप कहीं सड़क पर दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं सड़क पर दौड़ रहे हैं और एक बैग सामने आपके नदी आ जाए, ठीक है, तो सड़क पर दौड़ना एक माध्यम हुआ और नदी आपका दूसरा माध्यम हो गया। तो आप दौड़ते जा रहे हैं तो आपका एक स्पीड का लिमिट होगा, ठीक है, कि आप इतना स्पीड से दौड़ रहे हैं और जैसे पानी आएगा, जैसे नदी आएगा, आपका क्या होगा, नदी में जाइएगा तो पथ से विचलित हो जाइएगा कि नहीं, कि धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगिएगा, ठीक है। तो मतलब आपका क्या होगा कि माध्यम में परिवर्तन हो जाएगा, आपका दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए आपको प्रकाश का अपवर्तन इस पानी से समझाते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटना होती है, जैसे ये पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पानी में आप ध्यान से देखिए कि पानी जो आधा ग्लास पानी है तो पानी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक हो गया और पानी के ऊपर क्या है तो वायु। तो वायु एक माध्यम हो गया और पानी क्या हो गया, सेकंड माध्यम हो गया, दो माध्यम हो गया ना। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें, हम यहां पर पढ़ाए हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पथ से विचलित हो जाती है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां पर हम ये एक लकड़ी को हम क्या करते हैं, ये जो भी है इसको हम डालते हैं, तो जैसे डालते हैं तो आप देखिए आपके सामने रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है। जब एक माध्यम से प्रकाश ये दूसरे माध्यम में, तो हल्का इसके दिशा में परिवर्तन, हल्का लकड़ी आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो जब ये लकड़ी टेढ़ा दिखाई दे रहा है यही प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है। मतलब यहां पर एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रहा है तो उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का एक और घटना आपको दिखा देते हैं। जैसे ये पानी है, ठीक है, इस पानी में हम क्या करते हैं कि एक सिक्का डालेंगे और देखिए सिक्का क्या होगा, तल से उठा हुआ दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन करेगा। देखिए ऊपर में जो पानी के ऊपर है हमारा पारदर्शी माध्यम वो वायु है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हवा है। दूसरा पानी खुद पारदर्शी माध्यम हो गया। तो एक पारदर्शी माध्यम से जैसे ही हम दूसरे पारदर्शी माध्यम पर डाल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए आपको सिक्का तो यहाँ पर पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आप अगर ऐसे देखिएगा तो सिक्का आपका उठा हुआ दिखाई देगा, तल से उठा हुआ। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ
पथ से विचलित हो जाती है या उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन जानते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ना कि एक माध्यम दूसरा माध्यम, इस माध्यम का भी नाम होता है। देखिए प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। अब ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है सो जानते हैं। देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम में प्रकाश धीरे धीरे चलता है, मतलब उसकी चाल क्या होगी, कम होगी, वो सघन माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम कहलाता है। बहुत ही सिंपल था। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, वो सघन माध्यम कहलाएगा। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, वो विरल माध्यम कहलाएगा। अब आप एक चीज बताइए कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है या कम, या पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है क्या? तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन, और जिसमें ज्यादा होगी वो विरल। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश की चाल ये क्या होती है, प्रकाश की रफ्तार कहां पर कैसा होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग जगह पर प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होगा तो वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगा, या निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कुछ और होगा तो कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से पाया है कि निर्वात में, शून्य में या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब निर्वात मतलब जहां पर वायु भी नहीं रहता है, पूरा शून्य, कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक वायुमंडल का एक सीमा है, उस सीमा के ऊपर कुछ नहीं है, निर्वात है, या उसको शून्य कहिए या मुक्त आकाश कहिए, तो वहां पर जो प्रकाश की गति होती है, जो रफ्तार होती है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। और ठीक यहां से जैसे वायु में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका चाल थोड़ा सा धीमा हो जाता है, ज्यादा धीमा नहीं होता है। लगभग 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जैसे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों हम एक बात बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। 2,99,700 से अधिक भी थोड़ा जा सकता है या कम भी जा सकता है, लेकिन हम एक लगभग ले लिए, मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश की चाल वायु में। वैसे आपको डायरेक्ट में 3 लाख किलोमीटर मुक्त आकाश में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर वायु है, ठीक है, जैसे पानी के ऊपर, तो यहां पर प्रकाश की चाल कितना होगा आप बताइए। यहां पर ये पानी का एक तल है तो यहां पर प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2,99,000 के लगभग यहां पर होगा। 2,99,700 एक अनुमानित है, तो इतना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जब ये जान गए, अब जानते हैं पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से पानी में चलता है। मतलब इस पानी में प्रकाश 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इसमें चलेगा, ठीक है। तो पानी में। और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कांच मतलब कि अगर इसमें से हम पानी हटा दें, ठीक है, तो ये कांच का ग्लास बन जाएगा ना। तो इसमें से जब पानी हम जैसे इतना हटा दिया, अब आपको पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी। मतलब 1 सेकेंड में अगर कांच से प्रकाश को भेजना है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहां पर कांच में होगा। तो दोस्तों निर्वात या शून्य में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, उससे थोड़ा सा कम होता है वायु में 2,99,700 के लगभग किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पानी में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, और कांच में होता है आपका यहां पर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड रफ्तार से यहां पर चलता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि देखिए अब हमको सघन माध्यम और विरल माध्यम का पता हम लोग कैसे लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन हमारा आगे बनता है कि हम प्रकाशीय माध्यम का पता कैसे लगाएंगे कि कौन माध्यम विरल है और कौन माध्यम सघन है। तो चलिए आपको हम बताते हैं।
तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम होता है। तो सिंपल सा बात है, ये दोनों को तुलना करने से हमको प्रकाशीय माध्यम का पता चल जाता है कि कौन सा है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये फिर से हम ग्लास ले लिए और यहाँ पर ये ऊपर में वायु है, ठीक है, ऊपर में मतलब पानी के ऊपर क्या है, वायु है। तो वायु एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। तो हम लोग अभी जाने हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 2,99,000 के लगभग चलता है, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। और पानी में कितना चलता है, 2,25,000। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो वायु कौन सा माध्यम हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। मतलब वायु हो गया विरल माध्यम और पानी क्या हो गया, सघन माध्यम। समझ में आया? तो तुलना करने से हमको पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं कि इस कांच को ये हटा देते हैं और कांच में और पानी में प्रकाश की चाल का अगर बात करें तो कांच विरल होगा कि सघन होगा, ये आप बताइए। देखिए आपको हम बताते हैं, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो कांच में और यहाँ पर ये पानी में आपका पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। वायु में और पानी में वायु विरल हो जाएगा और पानी सघन हो जाएगा। लेकिन पानी में और कांच में पानी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा और कांच सघन। मतलब जिसमें प्रकाश की चाल तेजी से चलेगी, ठीक है, वो हो जाएगा विरल और जिसमें प्रकाश की चाल कम से चलेगा वो हो जाएगा सघन। तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि ये दोनों में विरल सघन कौन है, तो आप बता सकते हैं कि आसानी से, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्रकाश की चाल क्या होती है या प्रकाशीय माध्यम में हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा प्रकाशीय माध्यम, विरल का पता कैसे लगाते हैं और सघन का पता कैसे लगाते हैं। ये चीज आपका क्लियर हो गया। क्या कारण होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस किरण में क्या होता है, परिवर्तन आ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन मतलब उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यही परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, तो आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें जो परिवर्तन आ जाता है, उसी परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आप जैसा दोस्तों यहाँ पर चित्र में भी आसानी से देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो हल्का सा तिरछा मुड़ जा रही है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अच्छा, ये भी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या कारण होता है कि अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुकती है। अभी अभिलंब अपवर्तन ये सब कुछ इसी में अभी बताएंगे, इसी वीडियो में। तो आप ये देख लीजिए, यही होता है प्रकाश के अपवर्तन, दिशा में हल्का परिवर्तन हो जा रहा है, इसी के कारण ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन की खोज किसने की या प्रकाश के अपवर्तन के नियम की खोज किसने की, आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन का जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है विलेब्रोड स्नेलियस। ये एक वैज्ञानिक थे और इन्हें ही श्रेय दिया जाता है। 1621 ईस्वी में इन्होंने त्रिकोणमितीय विधियों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम का खोज किया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 1621 ईस्वी में कौन सा विधि, त्रिकोणमिति का जो विधि होता है उस विधि के द्वारा यहाँ पर विलेब्रोइड नामक जो स्नेलियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन का खोज किया था। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण होता है, क्या कारण हम लोग को दैनिक जीवन में दिखाई देता है। तो आपको तो हम बहुत सारा बता दिए लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं। अब जैसे सबसे पहले दैनिक जीवन में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले कोई भी पानी में अगर हम सिक्का डालें, जैसे यहाँ पर डाला हुआ है, तो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये दैनिक जीवन का सबसे ये जो आपको घटना हो रहा है ऊपर
ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने पथ से विचलित हो जा रही है, जिसके कारण ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया? दूसरा घटना है कि आप कोई भी चीज को आप यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रखिएगा तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का, कोई भी पानी के ग्लास में आप लकड़ी को रखते हैं, यहाँ पर भी फोटो आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की दूसरी घटना है। इसी तरीका से तीसरा घटना, आप रात को देखिएगा तो तारा आपको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। आप देखिएगा कभी अपने छत पर या जहां से भी आपको तारा दिखाई दे, जो भी स्टार, वो हल्का टिमटिमाता हुआ आपको दिखाई देता है। क्यों? तारा असल में टिमटिमाता नहीं है, वो आपको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वहां पर भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है। जब वो प्रकाश एक माध्यम से जब वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, मतलब निर्वात या शून्य से वायुमंडल में जैसे प्रवेश कर रहा है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जा रहा है, जिसके कारण वो हिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। तो आपको समझ में आ गया? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को बताइए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे गिलास में रखा हुआ सिक्का आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। दूसरा है कोई भी पानी में आप एक पिन रखिए या कुछ भी रखिए, हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अगला आप आराम से ये बोल सकते हैं कि तारे का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। ये दैनिक जीवन में हम लोग, मतलब रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग ये चीज देखते हैं, अपने आंख से ऐसा होता है। शायद हम लोग को पहले से पता नहीं होगा कि ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, और यही चीज इस वीडियो से हम लोग पता कर रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, आप ध्यान से देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। किस तरीका से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसको हम लोग को जानना है। पूरा एक एक चीज जानेंगे। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को समझने के लिए कुछ पदों को जानना उचित है। कुछ पदों को सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं। जैसे क्या क्या चीज, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में जानेंगे। आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर को अगर आपको समझ में आ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यही चीज हम फिर से उठाते हैं और इसी से आपको समझाते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपका पहला चीज है कि आपतित किरण क्या होती है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, ये पानी है ना, तो ये पानी का जो सबसे ऊपर वाला माध्यम है, ये दोनों माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर आप एक रेखा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मानिए कि ये पानी का रेखा है, ठीक है, जो ये ऊपर वायु को और पानी को अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस पर जो प्रकाश के किरण पड़ रहा है, मतलब जो किरण आपतित हो रहा है, जैसे कि हम ये रख दिए, ये समझिए ये किरण है, ठीक है, इसको आप किरण समझिए, ठीक है। तो ये किरण ऐसे हम रखें, तो ये जो किरण पड़ा इस पर और यहां पर गया इस माध्यम पर, तो इसी को बोलेंगे क्या, ये जो जा रहा है चम्मच का, ठीक है, इसी को बोलेंगे। आपको शायद चम्मच नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखिए, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो माध्यम से गया किरण, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मतलब किसी जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण आपतित होती है, उसको आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि आपतन बिंदु क्या होता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर टकराती है, उसी को बोला जाता है आपतन बिंदु। जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, जो अलग कर रहा है, ठीक है, जो मेन सेंटर पॉइंट है, उसी को बोलेंगे आपतन बिंदु। अब उसके बाद जानेंगे कि अभिलंब क्या होता है। अब देखिए, अभिलंब को समझने के लिए इसको समझते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये पानी का एक ऐसे सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, और सेंटर पॉइंट से जो चीज ऐसे निकलेगा, सीधा जाएगा ऐसे, ठीक है, उसी को बोलेंगे अभिलंब। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभिलंब है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो किसी माध्यम के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब जानते हैं कि अपवर्तन
अपवर्तित किरण क्या होती है? किसी दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए, ये हो गया ऊपर से जो किरण जा रहा है, यहां पर हम दिखाते हैं ऊपर से जो जा रहा है, आप यहां से देखिए ऊपर से जो जा रहा है ये हो गया क्या? आपतित किरण। लेकिन जो नीचे में थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है वो होता है अपवर्तित किरण। जो दूसरे माध्यम में, पहला माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम, तो जो दूसरे माध्यम में यहां पर अपवर्तित टेढ़ा हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। और आप यहां पर भी फोटो में देख सकते हैं, पूरा का एक एक चित्र आपको हम ध्यान से लगा दिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आवे। अब हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु, देखिए ये यहां पर हम पकड़ते हैं और आपको समझाते हैं। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपतन बिंदु यहां पर, और यहां पर हम एक अभिलंब खींच दिए। तो ये अभिलंब जैसे यहां पर खींचेंगे तो बीच में एक कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो बीच में कोण बनता है उसी कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यहां पर देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, और यहां पर इसी जगह ये हो गया अभिलंब, ठीक है। और बीच में आपको एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसको यहां पर भी कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आई से सूचित किया जाता है, उसी को बोलेंगे आपतन कोण। और सिंपल सा इसी का उल्टा होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहां पर देखिए, देखिए ये हम लगा दिए, तो ये अपवर्तित किरण, यहाँ पानी दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में देखिए एक कोण बन रहा होगा, ठीक है। ये रेड वाला हो गया आपका अपवर्तित किरण, और नीचे वाला ये हो गया आपका चम्मच जो है अभिलंब, और पानी के बीच में एक कोण बन रहा है। ध्यान से देखिए ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। बहुत ही सिंपल था, कितना साधारण था। अब इसको पूरा का पूरा को हम रिवाइज एक बार कर लेते हैं, जिसके कारण आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या क्या होती है। सबसे पहले आपतित किरण क्या है? किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण टकराती है उसी को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु क्या है? तो जो बिंदु, जो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है उसी को बोलेंगे क्या? आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आपका होता है अभिलंब। अब अभिलंब क्या है? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, सिंपल सा। अपवर्तित किरण क्या है? जो दूसरे माध्यमों में जो मुड़कर जाती है जो किरण, उसको यहाँ पर हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपको ये चीज अब है। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को बोलेंगे क्या? आपतन कोण। और अपवर्तन कोण क्या है? कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलेंगे। यहाँ आपतित किरण लग जा रहा है, वहाँ अपवर्तित किरण लग रहा है। यही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों वीडियो एक बार में तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को डबल देखिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा 100% दावा है कि आप ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण सब कुछ याद रख लीजिएगा। यहाँ अपवर्तन से लेकर उसकी व्याख्या तक एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बनाकर आइएगा, और इसमें से ज्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों पूरा, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें प्रकाश के परावर्तन को पूरा डिटेल्स में हम बताए हैं, वो दर्पण के बारे में पूरा डिटेल्स में बताए हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इस चैनल पर इसी तरीका से अच्छी तरीका से क्लास 10th मैट्रिक का तैयारी हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और उसके बाद अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।